पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम के मुतासर होने का एहसास है। साबिक पीटीआई हुकूमत और IMF के मुआहदे के बायस कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुआहदे से मुतालिक कौम को एतमाद में लिया जाएगा, जल्द माशी मुश्किलात से निकल आएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 291 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,730 पर बंद हुआ। डॉलर की परवाज बरकरार। पाकिस्तान आलमी ताकतों के माबैन पुल का किरदार अदा कर सकता है। हकीकत और दरपेश चैलेंजेस पर मबनी ऐसी खारजा पॉलिसी तश्कील देनी होगी जिससे पाकिस्तानियों को फायदा हो। CPEC से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। हमारे लिए सियासत से ज्यादा रियासत अहम है। इमरान खान कौम से किया गया कोई एक भी वादा पूरा न कर सके। मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए कड़वी गोली निगलनी पड़ रही है। पूरी उम्मीद है कि मुल्क की मईशत जल्द अपने पैरों पर खड़ी होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। इमरान खान 4 साल पाकिस्तान के मईशत से खिलवाड़ करते रहे। साबिक हुकूमत के IMF से मुआहिदों की वजह से दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ी। मुश्किल फैसले ना किए तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। की तरफ से जो वफाकी बजट है उसमें टैक्स रिलीफ दिया गया है। ज़रूरी हालात में ट्रैक्टर वगैरह में ऐसी चीज़ों में खुशआइंद बात है। और बजट में ज़रूरी आलात, ट्रैक्टर्स और मुख्तलिफ फसलों के बीजों पर आए सेल्स टैक्स के खात्मे से किसान खुश। मौजूदा हालात में इन इक़दामात को किसान दोस्त करार दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तामीराती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। वज़ीर आज़म ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को जल्द शुरू करने, क्राकरम हाईवे, बाबूसर टनल और खुशदार कुचलाक शाहरा पर भी काम जल्द शुरू करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मंसूबों के लिए कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ाकार मज़ीद शफ़ाफ बनाया जाए। उन्होंने प्रोक्योरमेंट का तरीक़ाकार बेहतर बनाने के लिए कमेटी के क़याम की भी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्याती मंसूबों में मज़ीद तातुल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुज़श्ता 4 सालों में तरक्की का सफ़र मुजरमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को कौम का वक्त और पैसा बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैनुल अक़वामी कंपनीज़ की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी सफारत खानों से मुआवनत हासिल करें। इजलास में वज़ीर आज़म को सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे की तफसीलात से भी आगाह किया गया। इसके अलावा इजलास को यह बताया गया कि M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे कराची पेशावर मोटरवे का अहम सेक्शन है, जिस पर काम गुज़श्ता हुकूमत की सुस्त रवि की वजह से तातुल का शिकार रहा। 306 किलोमीटर लंबी 6 रोया मोटरवे 15 इंटरचेंजेस के साथ 6 अजला में से गुजरेगी।
मोटर वे के क़याम से सफ़र का वक्त कम होने के साथ साथ ईंधन की बचत और मुल्क भर से बरामदात की कराची बंदरगाहों तक रसाई में भी आसानी पैदा हो जाएगी। इजलास को यह भी बताया गया कि मंसूबे पर काम 6 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी तकमील 2.5 साल में होगी। इसके अलावा 250 किलोमीटर क्राक्रम हाईवे थाकोट रायकोट सेक्शन के हवाले से भी इजलास को बताया गया कि इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम जारी है, जिसे 7 माह के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ट्रैफिक के बहाव में आसानी और दासू और दयामर भाषा डैम्स की तामीर की वजह से मुतबादिल रास्ता मैसर होगा। बाबूसर टनल के हवाले से इजलास को ये बताया गया कि टनल के अलावा 66 किलोमीटर रोड का मुकम्मल सेक्शन तामीर और मौजूदा रोड की बहाली का काम किया जाएगा। शारा के इस हिस्से में मौसम सरमा की बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक की बिलातातुल रवानी के लिए स्नो गैलरीज भी तामीर की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे को शुमाली इलाका जात में सियाहत के फरोग के लिए इंतहाई अहम करार देते हुए बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक मंसूबे की तकमील के हिदायत जारी की हैं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम के मुतासिर होने का एहसास है। साबिक PTI हुकूमत और IMF के मुआहदे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अपने ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा कि साबिक PTI हुकूमत और IMF से मुआहदे से मुतालिक कौम को जल्द एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि हम जल्द माशी मुश्किलात से निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने IMF के साथ अब तक का सबसे बदतरीन मुआहदा किया। इंतहाई बुरे माशी फैसले करने वाले लोगों में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम जिन मुश्किलात से गुजर रही है, उन हालात के जिम्मेदार खुद को कैसे मासूम जाहिर कर सकते हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं कारोबारी दुनिया की। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,730 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 180 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 140 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 33 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बाजार हिस्से में 16 करोड़ 21 लाख 79,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 4 अरब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमतें खरीद 206 रुपए 25 पैसे, जबकि कीमतें फरोख्त 206 रुपए 75 पैसे रही। ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें खरीद 206 रुपए और 8 पैसे, जबकि कीमतें फरोख्त 208 रुपए और 5 पैसे रही। कारोबारी हफ्ते का आज चौथा दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान देखा गया है और 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और नाजरीन, अभी आपको बताएं कि IMF से जो मुआहदा हुआ उसके पेश नज़र हुकूमत को एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ाना पड़ी। ये यकीनन एक मुश्किल फैसला है, क्योंकि आम शख्स को आदाद शुमार का गोरख धंधा समझाना बहुत मुश्किल काम है और आम आदमी का बुनियादी मसला उसकी आमदन और अखराजात का तवाज़ुन है। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब को। माहिर माशियात हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। फरमाइएगा सर, स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते बेहतर सूरत हाल रही, लेकिन डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, जिसके साथ हमारा दरामदी बिल और खसारा भी। बजट आ चुका है, आपकी राय में मईशत में बेहतरी की उम्मीद किस तरह से रखी जा सकती है और मजीद किन इक़दामात की जरूरत है? पहले तो खुशहाल बात यह है कि आज कराची इंडेक्स जो है वो 291 पॉइंट्स उसने गेन किया है और 40,703 पर वो बंद हुआ है। इंडेक्स का ऊपर जाना सरमाएकारों का एतबार का मज़हर है कि दोबारा वो बाहर के पोर्टफोलियो मैनेजर्स और लोकल मुकामी इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आने वाले वक्त के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं। ये तो एक मुस्बत बात है जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। दूसरे ₹5 का ये बात सही कह रही है कि वो लोअर लेवल 2008 तक चले गए थे, फिर बाउंस बैक होकर 2007 और 2006 पे आए हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म में हमने ₹3 को रखा हुआ है। हम मैनुअली हम उसको मैनिपुलेशन नहीं कर रहे कि मार्केट में डॉलर फेंक के हम रुपये को मुस्तकम रखें, लेकिन अगर हमारे रिजर्व बढ़ते ही, जो हमें पूरी उम्मीद है कि IMF को एग्रीमेंट होती ही $2.4 बिलियन हमें चाइना का रोल ओवर कंसोर्शियम का हमने एग्री कर लिया है 1% मार्जिन के ऊपर, और सऊदी अरब और UAE के जो फंड्स हैं वो भी उन्होंने कहे हैं कि हम IMF के प्रोग्राम के बाद रोल ओवर कर देंगे। आखिरी चीज ये है कि जो दूसरी लाइन ऑफ क्रेडिट है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो खुल जाएंगी IMF के एग्रीमेंट के बाद,
اور اس سے بھی جو فنڈز آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ریزرو بھی اوپر جائیں گے اور ہمارا روپے بھی مستحکم ہو جائے گا. اب روپے پہ جو پریشر ہے اس وقت مین پریشر ہے ہمارے ریزروز کے کم ہونے کا. لیکن آئی ایم ایف طرف ہم جا رہے ہیں. ہم نے جتنے بولڈ ڈیسیجن ہم کر سکتے تھے وہ ہم اس میں اٹھائے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ تیسری بار جو ہے یہ قیمت جو ہے وہ بڑی ہے پیٹرولیم مصروفات کی. اس میں 23 روپے پیٹرول میں اور 53 روپے کے قریب ڈیزل میں. میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ 30 60 اور پھر 23 اور 56 53 روپے 123 روپے 3 ہفتے میں حکومت فیصلہ کر سکے گی. یہ غیر مقبول فیصلے تھے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ حکومت نے قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے آئیڈس ایگریمنٹ اور ان شرائط کو دیکھتے ہوئے جو پچھلی حکومت میں کی تھی انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی لگا رہا ہے. سیل ٹیکس جو ختم کر دیا تھا پیٹرولیم مصنوعات کے امپورٹ پہ وہ بھی دوبارہ بحال کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پیٹرولیم میں جو سبسڈی تھی انہوں نے پوری زیرو کر دی ہے. آج جو قیمتیں بڑھی ہیں اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات میں سبسڈی زیرو ہے, ڈیزل میں سبسڈی زیرو ہے. یعنی قومی خزانے پہ آپ کچھ نہیں ہے کہ آپ مہنگا لے کے اور سستا مارکیٹ میں سپلائی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بہت بڑا دلانہ بولڈ ڈیسیجن حکومت کا ہے جو انہوں نے قومی مفاد میں کیا ہے. یہ جانب بغیر کہ عوام کا کیا رد عمل ہے, یہ غیر مقبول فیصلہ ہے, لوگ اس پہ ناراض ہوں گے. لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں نہیں جا سکتے تھے. اور آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ میں صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر یہ فرمائیے گا, ایک بڑا ٹف ڈیسیجن تھا جس طرح آپ نے بھی گفتگو میں اشارہ فرمایا حکومت کے لیے, لیکن کیا آپ کے خیال میں حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا؟ کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ماضی کی حکومت کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے, جو معاہدے کیے گئے, اس کا خمیازہ بنیادی طور پر اس حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے, ذرا ہمارے عوام کے لیے, دیکھنے والے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ کیا حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھاتی؟ نہیں, کوئی آپشن نہیں تھا, کوئی آپشن نہیں تھا. ہمیں 500 ارب روپے 4 مہینے میں بلیڈنگ ہو گئی ہے جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت نے. دنیا کی پرائزز بڑھ رہی تھی دنیا میں پیٹرول کی, اور انہوں نے اس کو کم کر کے گئے تھے 10 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 5 روپے بجلی کی قیمت. اور اس سے جون تک, مارچ سے جون تک 500 ارب روپے جو ہمارے بلیڈنگ ہو رہی تھی. اور مزید وہ ڈفرینس اتنا بڑھ گیا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت بڑھی ہے کہ یہ اربوں روپے کے نقصان تھے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انہوں نے بڑھا دیا تھا. اور وہی آئی ایم ایف کی کنسرن تھی. آئی ایم ایف کی پہلی کنڈیشن تھی وہ یہ تھی, اس کی پری ریکویزٹ جس کو کہتے ہیں, کہ تمام سبسڈی جو دی گئی ہے پچھلی حکومت میں پیٹرولیم مصنوعات پہ وہ زیرو کرے. اور یہ ہم نے اس ایگریمنٹ کی لاج رکھی ہے جو گزشتہ حکومت نے کیا تھا, جس پہ شوکت ترین اور رضا باکر نے سائن کیے تھے. اور اس کے مطابق ہم نے وہ تمام سبسڈی جو ہے وڈرا کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پہ ڈالا ہے, جو بہت تکلیف دہ ہے. ہم سمجھتے ہیں تکلیف دہ ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. اور دوسرا چارہ تھا وہ کہ اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. بہت بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب, ماہر معاشیات, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے. اور جس طرح مرزا صاحب بھی فرما رہے تھے سلمہ کہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا, کیونکہ جو ماضی کی حکومت چھوڑ کے گئی اس موجودہ حکومت کے لیے یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جس کی طرف حکومت بارہا اشارہ کر چکی ہے کہ ان تمام فیصلوں کا خمیازہ موجودہ حکومت کو بھرنا پڑ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین, اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے, جہاں پر آج وفاقی بجٹ کے حوالے سے دوسرے روز بھی بحث جاری رہی. ارکان نے بجٹ پر بحث کرتے ہوئے عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار کرنے کے بجائے ملکی وسائل کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس بارے میں رانا شہزاد السلام نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج کے ترجمان بار بار کسی سازش کے نہ ہونے کا واضح بیان دے رہے ہیں. تاہم پی ٹی آئی کی قیادت اس واضح بیان کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تسلیم نہیں کر رہی ہے
انہوں نے کہا کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بیان کے مطابق حکومت کو اپنے خلاف اس مبینہ سازش کا 4 ماہ پہلے ہی علم ہو گیا تھا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے ایوان میں یہ سوال اٹھایا کہ اگر حکومت کو 4 ماہ پہلے اپنے خلاف ہونے والی مبینہ سازش کا علم تھا تو اس سازش کو کیوں ناکام نہیں بنایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس سازش کے کرداروں کو کیوں بے نقاب نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، جس کے بعد عمران خان نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مبینہ سازش کا بیانیہ گھڑا۔ وفاقی بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومتی ارکان سینیٹر عرفان صدیقی، مولانا عطا الرحمان اور طاہر بزنجو نے کہا کہ مشکل حالات میں یہ ایک متوازن بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی انتشار اور سیاسی عدم استحکام ہماری معاشی تنزلی کی بڑی وجہ ہے۔ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد، شبلی فراز، اعجاز چودھری اور دوست محمد نے کہا کہ استحکام پاکستان کے لیے اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے راستہ تلاش کیا جائے۔ سینٹ کے اجلاس میں اردو کے معروف مصنف گوپی چند نارنگ کی وفات پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ سینٹ کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر صبح 10:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وفاقی ٹیکس محتسب کے فیصلے کے خلاف FBR کی اپیل مسترد کرتے ہوئے خاتون ٹیکس گزار کو ٹیکس محتسب میں شکایت درج کرانے پر ہراساں کرنے پر FBR کی سرزنش کی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو معاملے کو قانون کے مطابق نمٹائے، تعصب اور ذاتی رنجش کے بغیر قانونی نقطۂ نظر اپنائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ کیس بار بار غلط طریقے سے نمٹانا شکایت کنندہ کو ہراساں کرنے کے مترادف ہے۔ FBR معاملے پر تعاون یقینی بناتے ہوئے انتقامی رد عمل کی حوصلہ شکنی کرے۔ FBR حکام نے رخسانہ جمیل کی جانب سے ٹیکس ریفنڈ درخواست پر ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے بجائے سماعت کا موقع فراہم کیے بغیر ٹیکس چارج کیا۔ ٹیکس گزار رخسانہ کمل نے ٹیکس ریفنڈ نہ ملنے پر FBR کے خلاف وفاقی ٹیکس محتسب میں شکایت درج کرائی تھی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے مابین ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ سی پیک سے خطے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی اور حقیقت اور درپیش چیلنجز پر مبنی خارجہ پالیسی تشکیل دینا ہوگی۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے جس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے ذیشان علی بھٹی۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے 49ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے اس کا پاکستان پر اثر پڑتا ہے۔ پاکستان کا جغرافیائی مقام انتہائی اہم ہے۔ Pakistan still has the potential to play the role as a bridge between great powers rather than a divider. If we engage with our overseas communities, if we engage with our intellectual capital, and if we engage with the United States not just as a country, but as a people, to put across our point of view and provide not only economic opportunities for our people. وزیر خارجہ نے کہا کہ اقتصادی اور سفارتی سطح پر ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ We're working together under incredibly difficult circumstances, not only for us and for the world, over new ways for Pakistan to conduct itself internally
and externally, with the sole objective with benefiting the people of Pakistan. डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज एम्बेसडर एजाज चौधरी का इस मौका पर कहना था कि हम विजन 2023 के तहत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का मुकाबला कर रहे हैं। जिशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और वफाकी वज़रा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इमरान खान मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर गए। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस बारे में तफसील जानते हैं फ़ाहद जावेद से। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क में महंगाई में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि IMF से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मायदा इमरान खान की हुकूमत ने किया था। इमरान खान साहब ने जो है बड़ी क्लियर चॉइसेस रखी हुई हैं कि मुझे हुक्मरानी दो, नहीं तो मुल्क तबाही में चला जाए, मुझे उस पर कोई, वो खुद कह रहे हैं कि फौज तबाह हो जाएगी, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे अगर मुझे हुक्मरानी न दी गई। ये खुद कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके ज़हन में कोई बहाम नहीं है कि वो सिर्फ हुक्मरानी इस मुल्क के कर सकते हैं। अगर वो हुक्मरानी नहीं उनके सुपुर्द की जाती तो मुल्क जाए तबाह हो जाए, भाड़ में जाए, खुदा न खास्ता तबाह व बर्बाद हो जाए। वज़ीर मवासलात असद महमूद ने कहा कि इमरान खान कौम के मुजरिम हैं, उनकी वजह से मुल्क के माशी हालात ख़राब हुए हैं। जो मुआहदा उन्होंने IMF के साथ किया और वो खुद इकरार कर रहे हैं, और उसने खुद कहा कि IMF ने मुझे कहा कि ये बढ़ा दो और मैंने इनकार कर दिया। आपने इनकार किया तो आपने उस मुआहदे पर दस्तखत क्यों किए? आप तो कौमी मुजरिम थे। आप वहाँ बहैसियत इमरान खान या बहैसियत वज़ीर के मुआहदा नहीं कर रहे थे, बल्कि आप वहाँ बहैसियत पाकिस्तान के मुआहदा कर रहे थे। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत की करप्शन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत दबाव का शिकार है। पूरे साल का डिफेंस का बजट 1536 अरब है और ये फैसला जो खान साहब सियासी तौर पे कागज़ लहरा के करके चले गए, उसकी कीमत ख़जाने के ऊपर 1500 अरब, 12 से 1500 अरब। पूरे पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे जिसे हम PHDP कहते हैं वो हैं 727 अरब के, और इस फैसले की कीमत थी 1200 से 1500 अरब। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाई जाती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से अवाम को झूठे ख्वाब दिखाए गए। ये सिर्फ हम हैं, हमारी हुकूमत है जिसने फैसला किया है कि हम सियासी नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। लोगों का गम और गुस्सा सियासी नुकसान की सूरत होता है, वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान का नुकसान नहीं करेंगे। हम साबिक़ा हुकूमत की तरह ये नहीं है कि सिर्फ पॉपुलर फैसले करते हुए सिर्फ आवाम को वो चीप पॉपुलैरिटी के लिए झूठे ख्वाब दिखाते हुए हम पाकिस्तान को एक गड्ढे में फेंक दें। वफाकी वज़रा ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को माशी बुरहान से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़ाहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट के इजलास के साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है, जहां बजट तजावीज़ के हवाले से बहस की जा रही है। आज के इजलास की कार्रवाई के हवाले से हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी नमूद, बताइएगा। जी, कौमी असम्बली का जो बजट इजलास है वो जारी है और जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी अपनी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश कर रहे हैं। आज मोहम्मद असलम बोहतानी ने आज आगाज़ किया बहस का, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पर उनके हल्के के अलावा जो ज़राअत के शोबे को तकरीबन हर ही जो रुकन असम्बली है वो ख़ास तवज्जो दे रहा है। उसके बाद मीर खान मोहम्मद जमाली जब उनको डाइस दिया गया बात करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले ये वजाहत की कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है और वो ये उन्होंने कभी भी इस्तीफ़ा नहीं दिया था असम्बली से, और वो असम्बली में मौजूद हैं, और लेकिन उनका जो इख्तलाफ है अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा देने पर है, जिस पे उन्होंने हुकूमत को ये कहा कि जो जाफराबाद में ख़ास तौर पर जो पानी की कमी है और जो सिंध की तरफ पानी जा रहा है उसको किस तरीके से उस तरफ लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं और जो ज़राअत के मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। इसके अलावा से जावेद हसनैन, मोहम्मद जमालुद्दीन, मोहसिन दावर, डॉक्टर अफजल खान डांडला, नवाबजादा इफ्तिखार
वकार, राव अजमल और इस वक्त सैयद हुसैन तारिक बात कर रहे हैं। जबकि सबसे जो एक अहम बात यह है कि तकरीबन तमाम अरकान ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो ज़राअत का शोबा है वो गुज़िश्ता दौर में ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा उसको पसमानदगी में रखा गया, जिसकी वजह से ज़राअत को फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ। इसके ऊपर कोई मिलकर काम किया जाए ताकि जो छोटा किसान है वो बेहतर हो सके और मुल्क की मईशत को फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक, बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमें आगाह कर रहे थे कौमी असम्बली के बजट इजलास के हवाले से। पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान और परवेज़ इलाही की अना हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। हमारे लिए सियासत से ज़्यादा रियासत अहम है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कौम से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों के झूठे ख्वाब दिखाए गए। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। 1 जुलाई से तमाम हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। हमजा शहबाज ने कहा कि 4 बार पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया, चंद मिनटों बाद इजलास को मौखर कर दिया गया, जिस पर अवाम का पैसा ज़ाया किया गया। आइन बहरान पर जो परवेज़ इलाही ने पैदा किया और सूबे की आवाम को बजट से महरूम रखने की कोशिशें की गईं। वज़ीर आला ने कहा कि जब हम बजट की बात करते थे तो कहते थे कि IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश करो। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि लोड शेडिंग और महंगाई पिछली हुकूमत की पैदा करता है, जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और लाहौर के बासियों ने पंजाब के बजट को आवाम दोस्त करार देते हुए कहा है कि रवा माली साल के बजट में मुश्किल हालात के बावजूद सूबे के आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए गए हैं। जो मुश्किल हालात इस वक्त हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, बेहतरीन बजट है। कोई फालतू दोबारा कोई इन्होंने ऐसा टैक्स नहीं लगाया जिससे आवाम पे मुश्किलात का इजाफा हो। मुल्की हालात को देखें जो चल रहे हैं, उस हालात से जो बजट बेहतर है। बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। सियासी बहरान चल रहे हैं, रोज़ आए दिन कोई ना कोई नया होता है, उस लिहाज से तो इन्होंने काफ़ी बेहतर की है कोशिश। सबसे पहले तो मौजूदा जो हालात है उसको पेश नज़र इस पंजाब बजट की ये आने की उम्मीद नहीं थी। जितना ये आवाम दोस्त बजट बनाया, इससे बेहतर इस हालात में बजट नहीं बन सकता। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। बजट जो मुल्की हालात या पूरी दुनिया के हालात है, पूरी दुनिया में रिसेशन का एक दौर है, तो उस दौर में जो बजट इन्होंने पेश किया है बेहतरीन बजट है, आला बजट है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा झूठा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के IMF से मुआहदों की वजह से दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी। गुज़श्ता हुकूमत जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा गई, मुल्क की मईशत को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया। मरासले के मामले पर भी सियासत की गई और इदारों को भी जा घसीटा गया। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया है कि साजिश नहीं हुई थी। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का बयानिया झूठ पर मबनी और मुल्की मफाद के खिलाफ था। सच का सामना करना है तो आवाम के सामने आकर अपनी 4 साला कारकर्दगी बताएं। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपया पेट्रोल डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज नहीं किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपए का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स आवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। 4 साल खिलवाड़ करते रहे पाकिस्तान की तकदीर से, मईशत से। पता ही नहीं था कि मईशत किस तरह चलानी, और जब मईशत बर्बाद हो गई, जब सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरा पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। तो आज जो हुकूमत पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, ये वो फ़ैसले हैं जो इमरान खान करके गया था IMF के साथ। पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाबंद हैं IMF के उस मुआहदे की पाबंदी के। और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी में ज़राअत को बुनियादी अहमियत हासिल है। हुकूमत ने नए माली साल के बजट में ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए किसानों और काश्तकारों को ज़रई आलात, ट्रैक्टर्स और मुख्तलिफ फसलों के बीजों पर आज सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है। ज़रई शोबे से वाबस्ता अफराद और किसानों ने नए माली साल के बजट को मौजूदा हालात में किसान दोस्त बजट करार दिया है। इसी हवाले से तफसील बताएंगे असद अली रिजवी।
ज़राअत मुल्क का सबसे बड़ा शोबा है जो 42% अफराद को रोजगार मुहैया कर रहा है। मुल्क की आबादी में हर साल 2.4% की शरह से इजाफा हो रहा है, जबकि उसके मुकाबले में मुल्क की ज़रई पैदावार कम हो रही है। वफाकी बजट में हुकूमत ने GDP में ज़राअत के हिस्से और ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टरों, ज़रई आलात और गंदम, मकई, सूरजमुखी, कैनोला और चावल समेत मुख्तलिफ मियारी बीजों की फराहमी पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है, जिसका किसान बरादरी ने बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया है। हम गरीब किसानों के लिए ये खुशी की बात है कि जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ट्रैक्टर और दूसरी मशीनरी पर टैक्स नहीं लगाए, हम बहुत आसानी से ट्रैक्टर और दूसरी मशीनरी खरीद सकते हैं और अपनी पैदावार फसल की अच्छी ले सकते हैं। आबपाशी, निकासी आब, कटाई, फसल के बाद की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग के साथ साथ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के आलात, मशीनरी और दूसरी कैटल गुड्स से मुतल्लक ज़रई मशीनरी की दरामद पर कस्टम ड्यूटी भी वापस ले ली गई है। ਅਸੀਂ हुकूमत ਦਾ शुक्रिया अदा करने साडे ਜਿਹੜੀਆਂ मशीनरियां ने ना उन्हां ते टैक्स नहीं लगा। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो वफाकी बजट है उसमें टैक्स रिलीफ दिया गया है ज़रई आलात में, ट्रैक्टर वगैरह में, ऐसी चीज़ों में खुशआइंद बात है। ज़रई आलात पर सेल्स टैक्स खत्म करने और मजीद मराहत देने से ज़रई शोबे में बेहतरी आएगी और मुल्क में ज़रई पैदावार में इजाफा से ज़र मुबादला की भी बचत होगी। ज़राअत को मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी समझते हुए हुकूमत के दूसरे इक़दाम से ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रई पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ज़रई शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद खुशाइंद करार दे रहे हैं इन तमाम चीज़ों को जो गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए की गई हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसके बाद कुछ मज़ीद स्टोरीज शामिल करेंगे। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बाद दोपहर बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खत्ताए पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने की तवक्को है। और गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में भी बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म मौसम रहा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, डीजी खान, जेहलम और सियालकोट में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल घन गरज के साथ बरसना शुरू हो चुके हैं और ये सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। मुल्क के किन किन इलाकों में बारिशों का इम्कान है, ये बताएंगे अरसलान असद।
रवां साल अप्रैल से ही मुल्क भर में शदीद गर्मी ने तकरीबन तमाम शहरों खुसूसन मुल्क के मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिससे लोगों का घरों से निकलना महाल हो चुका है। तहम अब महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मॉनसून सीजन शुरू होगा। बहीरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिससे पहाड़ी इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, भिम्बर, कोटली, मीरपुर, पूंछ, बाग, हवेली, हटिया, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, अस्तौर, दयामर, हुंजा और स्कर्दू में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की और तेज बारिश होगी। मूसलाधार बारिश के बायस कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में मट्टी के तोदे गिरने का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, कसूर और शेखोपुरा में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसके बायस रावलपिंडी और लाहौर के शहरी इलाकों में तुगयानी का खदशा भी है। पंजाब के शहरों मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखोपुरा, फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, मरी, अटक और चकवाल, जबकि इसी तरह जुम्मे से पीर के दौरान मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोट अदू, साहिवाल, खानेवाल, पाकपतन, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, खानपुर और रहीम यार खान में वक्फे से तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों चतराल, दीर, स्वात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर, सवाबी, नौशेरा, कुरम, कोहाट, वजीरिस्तान, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है, जिससे इन इलाकों में गुज़श्ता 2 माह से जारी शदीद गर्मी की लहर कम होने में मदद मिलेगी। बलाई इलाकों में बारिश बरसाने के बाद घने बादल 17 से 20 जून के दरमियान बलूचिस्तान के इलाकों में दाखिल होंगे, जिससे सिब्बी, बोलान, नसीराबाद, झलमक्सी, मस्तूंग, बारखन, जियारत, जोब, कोयटा, कल्लात, खुजदार, चमन और हरनाई में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। तेज बारिश से बलूचिस्तान के बाद शहरों में तुगयानी का खदशा ज़ाहिर किया गया है। मुल्क के सबसे गर्म तरीन इलाकों सक्कर, जैकबाबाद और लाड़काना में 17 और 19 जून के दरमियान गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। बारिशों से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होने समेत फसलों, सब्जियों और बागात को पानी की दस्तयाबी में बेहतरी आने का इम्कान है। अरसलान सदकड़ी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और गर्मी के सताई हुई आवाम के लिए यकीनी तौर पर सलमा एक अच्छी खबर ये है कि बारिशों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, प्री मानसून का आगाज़ हो चुका है। जिस तरह अरसलान अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि बारिशों का सिलसिला जो है वो जिस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो गया, उससे न सिर्फ गर्मी का जोर टूटेगा बल्कि इसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल है सेहत को भी लेकर वो भी काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है। बिल्कुल, जो बहुत ज़्यादा गर्मी में ठंडा पानी पीने की वजह से लोगों के गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, ड्राई वेदर की वजह से भी, उसमें भी अब कमी आएगी। और जब बारिश होती है अयास तो बहुत सारे घरों में पकौड़ों का एहतमाम होता है, ख़ास तौर पर खा कोई भी मौसम हो। इसके अलावा फ्राइज़ शाम के टाइम पे लोग बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं जब मौसम अच्छा होता है, बारिश होती है। इस्लामाबाद में भी दिन में हमने देखा कि बादलों और सूरज की आंख मचोली चलती रही। गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद मौसम का मिजाज कुछ तब्दील होता दिखाई दिया। एक्सपेक्टेडली बारिश हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ इसका हमें ख्याल रखना है कि महकमा मौसमियात की जानिब से अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा जो है वो भी ज़ाहिर किया गया है, क्योंकि ये बारिशें जो हैं महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये वक्त से पहले प्री मानसून का आगाज़ हो रहा है और इस मरतबा जो बारिशें हैं वो शिद्दत से ज़्यादा होंगी, जो मामूल की बारिशें हैं उससे ज़्यादा ये बारिशें होंगी, लिहाजा अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा जो है वो भी मैदानी इलाकों में ज़ाहिर किया जा रहा है। रावलपिंडी के हवाले से बात की जा रही है, जैसे अक्सर हम देखें तो रावलपिंडी के जो रहायशी हैं वो ये जानते हैं कि नाला लई में अक्सर तुग़यानी आ जाती है ऐसे मौसम में, जिसकी वजह से जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऑलरेडी महकमा मौसमियात इस हवाले से अलर्ट जो है वो जारी कर चुका है और उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम तर जो हिफाजती इक़दामात हैं उन्हें ज़रूर इख्तियार किया जाए, ताकि एक तरफ जहां आप गर्मी की शिद्दत के बाद इस मौसम को एंजॉय कर सकें तो खुदा न खास्ता किसी भी हादसे से भी आप अपने आप को महफूज मौसम की बात तो कर ली है अयाज, अब बात हो जाए एक मुनफरिद अजायब घर की, जहां सिंध में मादूम होती नस्ल वाले परिंदों, हैवानात और सांप समेत दीगर रेंगने वाले जानवरों को रखा गया है। इसी हवाले से आपको बताएं कि सिंध के रेगिस्तानी, साहली और पहाड़ी इलाके सदियों से नायाब नस्ल के हैवानात और चरिंद परिंद की आमाजगाह रहे हैं। कराची से सबा जावेद इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में वाक़िए इस अजायब घर में सूबे के नायाब जंगली जानवरों की मम्मियों और तस्वीर को म्यूजियम की जीनत बनाया गया है। तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के महकमे ने इस म्यूजियम में मारखोर, हिरन, चुपकली, पहाड़ी तोते, तीतर, सांप और मुतअद्दिद इक़साम के परिंदों के नमूने महफूज किए गए हैं। ये एक बड़ा मुनफरिद म्यूजियम है, क्योंकि म्यूजियम वो होता है जहाँ आप आर्काइव्स को प्रिजर्व करें
تو یہ وائلڈ لائف میوزیم ہے، اس لیے وائلڈ لائف ریلیٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں، اینیملس ہیں، ریپٹائلس ہیں، برڈز ہیں، وہ ہم نے یہاں پریزرو کیے ہوئے ہیں۔ میوزیم کا یہ ہے کہ یہاں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں زولوجی کے، تو وہ ڈیٹیل میں اینیملس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پکچرز بھی ہیں، جس میں ایجوکیشن پرپس کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں۔ کراچی شہریوں کے لیے ایک تحفہ ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ محکمہ تحفظ جنگلی حیات کے مطابق اس میوزیم میں سندھ میں پائے جانے والے 80 اقسام اور نسلوں کے پرندوں، رینگنے والے جانوروں اور جنگلی حیات کے نمونے اور ان کی تصاویر موجود ہیں۔ یہ میوزیم جہاں ایک تفریح گاہ ہے، وہیں طلبہ اور محققین کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ قدیم اور ثقافتی ورثے کی اس شاہکار عمارت میں قائم اس عجائب گھر میں جانوروں کو حنوط کر کے رکھا گیا ہے۔ صبا جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ یہ میوزیم، اس کے حوالے سے آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بہت اچھا اقدام ہے آج کے پابندی لگا دی گئی ہے ان جانوروں اور پرندوں کی امپورٹ پر جو اپنے ایک مخصوص ماحول کے عادی ہوتے ہیں اور ان کو اس ماحول کے علاوہ زندہ رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو ان کی زندگی بچانے کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی تمام جو نسلیں جو کہ معدوم ہونے کے قریب ہیں، جس طرح اگر ہم ناردرن ایریاز کی بات کریں تو مارخور کی آپ کو یاد ہوگا نسل کے حوالے سے پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اب اس کے شکار کے لیے اس لیے اجازت دی گئی ہے تاکہ مارخور کی نسل کیونکہ بڑھ رہی ہے، تو بطور پاکستان کے شہری ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ایسی تمام نسلوں کو حفاظت کے لیے اپنے اقدامات جو ہیں وہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا جو وقت ہے ناظرین وہ پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت، انشاءاللہ رب العزت آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔